कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। राशिद किदवई जी लगातार दूसरे दिन प्रोग्राम में आए, सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। सर बात आज ये करनी है कि कोई बहुत सारे पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर्स मैं कह रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजर, लेकिन पॉलिटिकल भविष्यवाणी करने वाले लोगों का ये मानना है कि ये जो जंतर मंतर पे हुआ युवाओं के नाम पर, युवा भी थे ही उसमें, तो ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड था। अभी ऐसे और एपिसोड आएंगे, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, और ये 2029 तक लगातार चलता रहेगा। जब तक लोकसभा इलेक्शन नहीं होता उसमें क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अभी ऐसे कई इम्तिहानों से गुजरना होगा अगले 2.5 वर्ष के अंदर, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। उसमें पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर प्रदीप जी जैसे, राशिद जी जैसे, जो अपने एक्सपीरियंस से आगे क्या दिखता है अभी का माहौल, उसको कुछ अपनी नज़र से प्रेडिक्ट करते हैं। और एक्चुअली कुछ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, आपको सोशल मीडिया पे दिख जाते होंगे, वो भी इस बात को बढ़ा रहे हैं आगे कि इतनी तारीख तक या अगले साल इस महीने तक जो है अभी कुछ चलता रहेगा, उसके बाद ये ग्रह नक्षत्र बदलेंगे और कुछ। बट इसमें क्या कुछ सच्चाई है? प्रदीप जी से पहले मैं पूछता हूँ, उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो बिल था एंटी पेपर लीक बिल, आज ये राज्यसभा में गया तो वहाँ खड़गे साहब के स्पीच पर काफ़ी हंगामा हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिन पर हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये बात हो जाए सर, जंतर मंतर एक बार सज गया, क्या एक ही बार के लिए था? नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें एक बार तो नहीं होती है। सवाल होता है कितने इंटरवल पर और कितनी इंटेंसिटी से। तो कोई ऐसी दुनिया में सरकार हुई ही नहीं है जिससे नाराज़गी ना हो। दूसरी स्टेज होती है कि नाराज़गी से लोग निकलकर बाहर आए, सड़क पर आने को तैयार हों। ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन नहीं होती हैं ये भी नहीं कह सकते। तो आंदोलन अपने देश में आज़ादी के बाद तो कई हुए हैं, और ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार बदल दी है। तो ये नहीं कह सकते कि आंदोलन, सवाल ये है कि कौन कर रहा है, उसके अपने क्रेडेंशियल्स क्या है। सरकार बदलने वाला एक उदाहरण दे दीजिए बस मुझे। मनमोहन सिंह? नहीं, मनमोहन सिंह छोड़िए, अरे जेपी का मूवमेंट और क्या, आंसू का मूवमेंट वही आसाम में हुआ। हाँ, बच्चों मतलब लड़के ही थे, स्टूडेंट थे, और सब के सब अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से शपथ लेने गए, मंत्री और मुख्यमंत्री की। तो बदला तो इलेक्शन से ही ना। हाँ, इलेक्शन से बदलेगा तो इलेक्शन से ही। आप इस आंदोलन से माहौल तैयार कर सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं, ज़मीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन करके सरकार नहीं गिरा सकते। एक बार हुआ है गुजरात में चिमन भाई पटेल थे मुख्यमंत्री, तब जो है छात्रों का आंदोलन हुआ था और जेपी बधाई देने गए थे छात्रों को कि 20 दिन या 40 दिन में आपने सरकार गिरा दी। उस समय कांग्रेस के एमएलए बहुत बड़ी संख्या में जो है वो टूट कर जो है बाहर आ गए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर सरकार बन गई, लेकिन कुछ महीने बाद फिर इंदिरा गांधी ने वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, फिर से चुनाव हुआ, कांग्रेस फिर से आ गई। तो ये घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। सवाल ये है कि जिसके खिलाफ हो रहा है उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसा है, उसका ज़मीन से कितना जुड़ाव है। आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है एंटिसिपेशन से, कि अगर आपको ये आप एंटिसिपेट कर लें कि क्या क्या हो सकता है तो आपकी वैसी तैयारी होती है। तो ये जो अभी हुआ जंतर मंतर पर, उसमें साफ दिखा कि सरकार के पास कोई एंटिसिपेशन नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। एंटिसिपेशन नहीं था तो उसकी तैयारी नहीं थी, और वो साफ नज़र आई। देश की राजधानी में हो रहा है, पार्लियामेंट की तरफ मार्च होना है। आज आप बता रहे हैं कि 2873 इसमें क्रिमिनल थे। तो आपकी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, इंटेलिजेंस है, उन लोगों को इसका पता ही नहीं चला। आज तो गजब ही हो गया, खड़गे साहब ने पूछ लिया आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। बिल्कुल सही, आपको कैसे सही सवाल पूछा भाई। मान लीजिए कि उसमें से 2 घुस जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर,
तो आप अंदाजा लगाइए क्या हो सकता था। लेकिन सर हम कह रहे हैं कुछ न करते, वो केवल घुस जाते। लेकिन एंटीसिपेशन था एक स्तर पर। यह एंटीसिपेशन तो था कि अगर इस भीड़ में किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि गोली चलानी पड़ जाती है, वो दूसरी चीज है। हाँ, कि वो आपको वो नहीं करना है। एंटीसिपेशन ये था कि ये ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो नौबत क्यों आए भाई? जब आप, पहली बात तो ये है कि जब वो एयरपोर्ट पर उतरा तो दिल्ली पुलिस जो है जैसे दामाद हो चिट्ठी देकर आई कि आप आइए, धरना कीजिए, आंदोलन कीजिए। क्यों भाई? दीपके को बड़े बड़े संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्रों के संगठन धरना देने की परमिशन लेते हैं। पुलिस कमिश्नर या जो भी चीफ है जिले में, एसएसपी है, जो भी है, उसके पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं। सही बात है। तो आते, परमिशन मांगते, आप परमिशन दे देते, हम ये नहीं कह रहे कि न देते, बिल्कुल। लेकिन इससे आप मैसेज क्या देना चाहते थे? शायद वो देखना चाहते हो कितने लोग हैं जो ये 8-10 करोड़ लोग जुड़ गए इंस्टाग्राम पे। प्रदीप जी आप बिल्कुल सही कह confidence रहे आते। हैं। नहीं, प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब तो ये हाल है सौरभ की, जो नई दिल्ली में जितने भी जैसे प्रेस क्लब है और बाकी सारे जितने स्थान है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन्हें दिल्ली पुलिस को, थाने को सूचित करना होता है। और आप जब कोई हॉल बुक करते हैं तो बताना पड़ता है कि एम ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं आ रहा। फिर आने के बिंदु बाद क्या वो है। थाने तो गया ही था, परमिशन तो उसने ली नहीं, थी। वो बिल्कुल दूसरी तरीका। देखिए, जो प्रदीप जी ने कहा मैं उससे पूरा सहमत हूँ। उसको एक और देखो, लोगों का क्या होता है, एक मिजाज होता है, और मिजाज जो है समय के साथ बदलता है। आप इसको फिल्मों में देखिए, पहले मनमोहन देसाई की फिल्में चलती थी, मल्टी स्टार कास्ट होती थी और वो सारी फिल्में चलती थी। फिर एक रोमांटिक फिल्मों का दौर आया, फिर कुछ इस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह ऐसी के बड़ा थोड़ा सा लगा कि जैसे यथार्थ। अब पूरा धुरंधर वाली जैसी फिल्में आई। लोगों का टेस्ट इसी तरीके से, पॉलिटिकल टेस्ट भी बदलता रहता है। तो आपने जो आज प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं वो है और बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लोगों का एक चर्निंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वातावरण भाजपा के खिलाफ हो रहा है या कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक व्यवस्था है उसमें बदलाव आता है, पूरी दुनिया में आता है। आप देखिए, बहुत सी जगह इस समय जो राइट विंग सरकारें बन रही हैं पूरी दुनिया में। एक टाइम पर था जब सोशलिज्म का बोलबाला था, तो कुछ जगह पर जो मिक्स मॉडल चल रहा था। तो हमारे यहाँ भी एक चर्निंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और इसको हमें समझना चाहिए। राजनीतिक दल, मुझे, और मैं भाजपा को सिर्फ दोषी नहीं मान रहा, जो कांग्रेस और विपक्ष है उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें तो ये लग रहा है कि डिफॉल्ट मोड में लोग हमें समर्थन दे देंगे या हमारा फायदा हो जाएगा। एक्चुअली जो सवाल मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे की बात कर रहा था आपसे। जैसे यहाँ लिखा है 29 तक जंतर मंतर लगते रहेंगे। भाई, किसी सरकार के खिलाफ अनरेस्ट है, एक इशू, दो इशू, जितने इशू हों, लोग अगर नाराज होते हैं, उनमें से जैसा आपने कहा कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। एक क्या 100 प्रदर्शन हो, एक क्या 100 आंदोलन हो, अगर सरकार अलोकप्रिय हो जाए तो एक बात है। इस इशू ने यह दिखाया कि अगर मुद्दे में थोड़ी भी जान हो और उसको सही तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग उसके साथ जुड़ जाएं, तो आप सरकार को दबा सकते हो, सरकार पे दबाव बना सकते हो। इसमें तो यही है कि सही तरीके से नहीं हुआ, सही लोग नहीं थे, फिर भी सरकार झुकी। अगर किसी राजनीतिक दल का आंदोलन होता, किसी छात्र संघ का आंदोलन होता और सरकार इस तरह से करती तो बात समझ में आती। भाई आप बताइए ना, इनको जिस दिन ये आए दिल्ली एयरपोर्ट पर, उससे पहले नाम सुना था किसी ने? ऐसा कौन सा महान काम करके आए थे? अमेरिका में क्या ऐसा, कौन सा झंडा गाड़ दिया था जिसकी वजह से दुनिया भर में ख्याति हो गई? और पहला इंटरव्यू आप दे रहे हैं तुर्की के किसी मीडिया हाउस को कि भारत में बहुत अशांति और जो है अराजकता है। तो उस सरकार के कान तो उसी समय खड़े हो जाने चाहिए थे, ये आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, इसकी नीयत क्या है? आपको नीयत ही नहीं समझ में आई। तो सरकार का पहला सबक है एंटीसिपेशन। हाँ, और दूसरी बात जो आप 29 की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ये 27 तक तो चलेगा ही। 27 के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके बाद ये तेज होगा या खत्म हो जाएगा। यूपी इलेक्शन खत्म मतलब नहीं के बराबर हो जाएगा। यूपी इलेक्शन 7 राज्यों में है, केवल यूपी नहीं है, पंजाब है। पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अगर कुछ बड़ा बदलाव होता है तो उसका बहुत असर पड़ेगा। कई लोग मुझे मिल चुके हैं देवेंद्र, जब से ये पिछले जब इस्तीफा हुआ शनिवार को, और आज हम क्या गुरुवार में बैठे हैं, 5 रोज में दोनों। एक तो इस्तीफे से अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से दोनों तरफ के लोग शॉक थे, एक किस्म से हैरान थे कि विरोधियों को भी नहीं लग रहा था कि ये इस्तीफा दे देंगे, दिलवा लेंगे, और इधर के लोग तो बिल्कुल ही नहीं मान के चल रहे थे, इनके समर्थक सरकार के। अब वो
समर्थक वर्ग के अंदर एक बेचैनी सी बढ़ती जा रही है कि क्यों एक के बाद एक लगातार इनकी मांगे माने। जैसे अभी भी खबर आई दिल्ली पुलिस की और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले से क्रिमिनल केसेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई कैसे आप इनको स्कॉट फ्री जाने दे सकते हैं। जो आदमी दिख रहा है तोड़फोड़ करता हुआ टीवी पर, जो आदमी दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले को मार रहा है, उसके खिलाफ केस है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो गलत कर रहा है, आप पकड़ो उसको, बंद कर, बुक करो। क्यों सरकार बार बार अकोमोडेट कर रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ यही थी ना कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चाहे वो जो हो, उनका बैकग्राउंड जो हो, उनके पीछे चाहे जो लोग भी खड़े थे, लेकिन जिस इशू की बात कर रहे थे वो उस इशू से घरों में बैठे युवाओं ने अपने आप को कनेक्ट किया। अगर अब बीजेपी सांसद की बेटी, बीजेपी विधायक की बेटी, असम में बीजेपी के मंत्री के बच्चे ये भी अगर लिख रहे हों तो समझिए कि, और उसके पीछे वजह ये थी कि छात्रों को ये समझ में आ रहा था कि पेपर लीक हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो मोटे तौर पे उसके पीछे की कहानी तो वो उस उम्र में कितना ही कोई जानना चाहेगा, कितना ही वो जा पाएंगे। और जो माध्यम था उनके पास देखने का, उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी उनके पास इंस्टाग्राम में एकदम से वन साइडेड चीज़ें जा रही थी उन लोग, जो कि स्ट्रेटजी के तहत वो डाल रहे थे। उनके सारे यूट्यूबर अचानक से आ गए। ठीक, इससे जो भी असंतुष्ट सेक्शन है समाज के, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, किसान, नौजवान, व्हाटएवर, उनको ये संदेश नहीं गया कि भाई हाँ आप अपनी बात मनवा सकते हैं इनसे। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये संदेश और जाना भी चाहिए लोकतंत्र में। उस हिसाब से अगर आप देखें तो संदेश तो ये जाना ही चाहिए कि आपको तरीका लगे। लेकिन दीपके वाली बात जो आप कह रहे थे कि क्यों दिया गया, भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्जी डिग्री रखने वालों के संदर्भ में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक, कॉकरोच, वो फर्जी डिग्री वालों की, वो भी एलएलबी की, बिल्कुल। और ये नहीं जनरल, जो एलएलबी की फर्जी डिग्री रख रहे हों उनको अगर कॉकरोच कह दिया जा रहा है तो कहाँ से क्या हो गया। लेकिन उसको आपने एक खास इमोशन के तहत उसको टैप किया। अब सरकार ये नहीं चाह रही थी कि आप दिल्ली आए, एयरपोर्ट पे आए, उसमें हम ये दिखा दें कि आपको लेके कोई बहुत बड़ा हमें दिक्कत है, हम आपको गिरफ्तार करके आपको हीरो बना रहे हैं। और वो उनकी वो स्ट्रेटजी आपको दिखी भी सही कि शुरू में आंदोलन कितने दिनों तक, कितने 200 लोग थे वहाँ पे। कई बार तो जितने लोग जाते थे उससे ज़्यादा यूट्यूबर नजर आते थे वहाँ पे, जिनको उन लोगों ने हायर कर रखा था, जो इनके पीछे थे सब, ठीक। तो वहाँ तक सरकार को समस्या नजर नहीं आ रही थी कि भाई अगर हम दबाए इनको तो फिर तो छात्रों में और ख़राब मैसेज आएगा ना कि कोई कुछ बात कह रहा है आप उसको दबा रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या। तो सरकार के पास वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था सौरभ, ये होना था। और उसके पीछे जैसे ही पॉलिटिकल फोर्स आई, ताकत उन्होंने अंतिम 2-3 दिन में पूरी ताकत लगाई। और खासतौर पर सोनम वांगचुक को जब वहाँ से हटाया गया, उसके बाद एक चीज़ ज़रूर था जो कि सरकार को करना चाहिए था कि किसी को तो भेजते सोनम वांगचुक के पास पहले उनको। ये मैसेज आप क्यों जाने दे रहे हैं कि एक व्यक्ति अनशन पे बैठा हुआ है, उस व्यक्ति की एक प्रोफाइलिंग भी चल रही है, कोई बात ही करने नहीं है, कोई ऑफिसर ही जाता है दिखाने के लिए सही। देवेंद्र देखिए, इसमें होता ये है कि आपने भी ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि देखिए जो अच्छे तैराक हैं कभी बहुत कम पानी में डूब जाते हैं। तो ये अति आत्मविश्वास जो होता है यह करने का कि नहीं हम हैं, और जिस तरीके के सौरभ पिछले दिनों घटनाक्रम एक हुआ, खासतौर से बंगाल के चुनाव के बाद में जिस तरीके की राजनीतिक रूप से तोड़फोड़ शुरू हुई, और एक नया टाइप का जो हम लोगों के लिए भी, प्रदीप जी हम लोगों ने बहुत राजनीति देखी है, दल बदल भी देखी है, लेकिन ये तो विचित्र की एक पार्टी जो अगरतला की, वो वहाँ पर, और उसमें इतने सारे लोगों को उसको सांसद मिल जाए, वो भी लोकसभा के चुने हुए। तो बहुत, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में हमेशा एक मतलब काउंटर पोलराइजिंग फोर्स आती है, और वो कहाँ से आई हमें लगा है कहीं एकदम अचानक आ गई। लेकिन मुझे लगता है उसमें सरकार का भी थोड़ा सा दोष है कि सरकार को बहुत सब चीज़ें आसान लग रही थी, और एक पूरा रोड मैप तैयार हो गया था कि क्षेत्रीय दल खत्म हो गए, कांग्रेस बिल्कुल कहीं नहीं। और कांग्रेस का इफेक्ट भी है कि कोई अभी मुझे नहीं नज़र आता कि कहीं भी कांग्रेस एक मुश्त में मतलब 20 लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में है या नहीं है। अगर हम एक केरल को अपवाद छोड़ दें, और केरल में हम माने कि तमाम सीटें जो है वाम दल को नहीं मिलेंगी, कांग्रेस को मिलेंगी, और कोई ऐसा राज्य इसके अलावा किसी और राज्य में कोई राज्य में नहीं 20 सीटें यकमुश्त जो है इकट्ठा कहीं भी मिलने की उम्मीद नहीं है। आप मानते हैं कि इस आंदोलन के, जंतर मंतर वाले आंदोलन के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस लगी? पॉलिटिकल फोर्सेस बिल्कुल। ये तो मैं, आपने जिस तरीके से प्रोग्राम शुरुआत किया सर, आपको मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपको लग रहा है कि कोई अप्रिय चीज़ है या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होता है, प्रयोगशाला होती है और लोग तमाम तरह का करते हैं, जब खासतौर से मजबूत सरकारें होती है, और फिर मतलब सफ़ेद बाल या जो बाल नहीं है उसका सहारा क्या मैं कहूँगा। देखिए क्या, जब इंदिरा गांधी का था उसमें कोई विपक्ष नहीं था, सब तो जेल में थे, लेकिन 4 महीने में वो पार्टी बनी और सबका सब वो हो गया। इस तरीके से राजीव गांधी का कितना प्रचंड बहुमत था, 415 लोकसभा सीट थी, और कौन आता है, वीपी सिंह वहाँ से निकल के आते हैं।
और कांग्रेस का ही उसका एक धड़ा टूट करके जो जन मोर्चा वगैरह बना और सर, चल मेरा हुआ। प्रॉब्लम पता है किस अब चीज़ यहाँ से पर था? क्या हुआ मैंने- कि देखिए मैंने यहाँ तो- कोई अंदर से ओपनिंग नहीं हो रही। मैंने तो खुद कहा आपसे कि अगर सरकार अलोकप्रिय हो, मुद्दे हो, एक क्या 100 आंदोलन हो, और होने चाहिए। प्रॉब्लम है जब हम स्ट्रीट वायलेंस को लेजिटिमाइज करें, केवल एक चीज से प्रॉब्लम है। अगर आप पार्लियामेंट में घुसने को भी जायज मान लेते हैं, अगर आप लोग घरों में घुस जाएं, मंत्रियों के दफ्तरों में घुस जाएं, लोग आगजनी करने लगे, अगर हम इसको जायज मानने लगे किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट के आड़ में, क्यों तो वो जायज गलत है। किया गया था 1975 में जब जेपी ने जो नारा दिया था टोटल रेवोल्यूशन का, उसमें पुलिस को और फौज को कहा गया था कि आप सरकार का कहना न माने। नाउ मैंने अब आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने तो इस उस सच वक्त में तो बड़ा अच्छा लग मैं रहा था। सच में जब ये सब कुछ हो रहा था ना 20 जुलाई को, मेरे को वो बात याद आ रही थी। और मैं, आप लोगों ने तो सब कुछ देखा पड़ा है, मेरे आज इमेजिन करता हूं अगर आज कोई कॉल दे दे कि पुलिस और सेना सहयोग कर दे सरकार का, तो भाई वो तो एंटी नेशनल काम है। मैं आज कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ऑन रिकॉर्ड। कोई कैसे कह सकता है कि सेना और पुलिस सहयोग ना करे सरकार का? लेकिन आप लोगों ने उसको- टोटल अनार्की इनवाइट कर रहे हैं। लोगों ने ताली बजाई और पूरे को जन समर्थन मिला उस बात को, सरकार बदली। नहीं, लेकिन देखिए बात ये होती है कि आप क्या कह रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या आप लोगों का सेंटिमेंट जो है उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। तो उसका भी असर पड़ता। उस समय लोग किसी भी हालत में कांग्रेस की सरकार को हटाना चाहते थे, तो कुछ भी बोलिए आप, उसका समर्थन था। तो इसलिए जेपी ने वो बोला, उसकी आलोचना इसलिए नहीं हुई कि लोग चाहते थे कि हटे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सर, पुलिस कॉल को- फॉर म्यूटिनी नहीं, तो नहीं, गलत ही है, नहीं, कुछ नहीं, भी हो। वो हुआ तो नहीं। हाँ, हुआ नहीं। ये जेंजी की तरह बोल रहे हैं ये। मैं तो आज कह रहा हूं ना कि आज अगर राहुल गांधी ये बात कहते तो हम ही लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, अपने ऊपर लेके देखना चाहिए। नहीं नहीं, फिर हम कह रहे हैं कि कौन बोल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई जयप्रकाश नारायण बोल रहे थे तो उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, उनको सत्ता में नहीं आना था, वो सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके थे कई दशक पहले। और बच्चे जो छात्र जो है उनको खींचकर आंदोलन में लाए थे कि आप इसका नेतृत्व कीजिए, और सरकार बदली, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर अलग ही रहे उससे। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस पर निर्भर करता है। भाई इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन लागू किया, घंटों घंटों लोग लाइन में खड़े होकर जो है 2000 और 4000 रुपए के लिए रहे, कोई एक आवाज़ उठी क्या? इसलिए कि प्रधानमंत्री के पास जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हर बात मानने को लोग तैयार। वो अभी भी है, अब भी है, कम, इससे डेंट लगा है। ये उम्मीद नहीं थी। ये जो बात कह रहे हैं ना देवेंद्र जी की, क्या सरकार करती जो है कि अगर रोकती तो जो है संदेश जाता कि दबा रहे, मैं कह रहा हूँ रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी, नॉर्मल प्रोसेस में होने देते ना काम। भाई एयरपोर्ट पर जाकर उनको परमिशन लेटर देने की क्या ज़रूरत थी? वो आते एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाते, परमिशन मांगते, आप दे देते। लेकिन आपने ये जो प्रोएक्टिव रोल दिखाया, उससे पहला संदेश दिया कि आप जो है, आपको झुकाया जा सकता है, आप डर सकते हैं। और वही हुआ। आपने जब सोनम वांगचुक को हटाया, मतलब उठाया, अस्पताल ले गए, उठाया ही। हाँ, तो उस समय मतलब उस आंदोलन का फेस वही थे उस समय तक। और उसके बाद आपने जो है वो टेंट और वो सब हटा दिया, फिर क्यों लगा दिया? मतलब क्या फीडबैक वो था तो आपके पुलिस पास? तो हटाने लगी थी, वो रुका गया, खबर आई कि रुका गया। क्यों कि नहीं, रोका हटाना गया? नहीं है। सवाल वही है लेकिन ना। सर देखिए, हमारे लोकतंत्र में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ जन आंदोलन हुए हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं और बहुत ज़्यादा राष्ट्र विरोधी घटनाएं हुई, उसको सरकार ने माना, उनकी बात मानी और झुका, और वो आज हमारे देश का वो अभिन्न अंग है वो जगह। देखिए मिजोरम में क्या सिचुएशन थी, पहली एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की थी, हाँ, और जिसको उसमें सरकार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसको सरकार ने, लेकिन ये मतलब जैसे होता है ना ओपन फैक्ट, उसमें लालडिंगा का कमेंट था कि इट इज अ कर्स टू बी अ मिजो, और उसके बाद वो लंदन में हवलदार जो थे वो आके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने अपनी असम में अपनी चुनी हुई सरकार डिसमिस कराई, और वहां के ऊपर आंसू के लोगों ने क्या क्या नहीं किया, भारत के संविधान की प्रति जलाना। खुद मैंने देखा है दिल्ली में उसका अकाली दल ने यही काम किया था, भारत के संविधान की मानने। तो तमाम उसको हमने इंटीग्रेट किया, और आज वो देखिए मिजोरम देश का सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है एक तरीके से।
तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, सरकार को भी एक लचीला और बनना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हेकड़ी और थानेदार जैसी मतलब मानसिकता से काम नहीं चलता है। फिर तो खुश होना चाहिए इस बार सरकार के रवैये से, आपको भी खुश होना खुश नहीं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण, क्योंकि आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, उसमें एक आदमी में एक जो राजनेता, जो प्रधान सेवक है, उसमें ये लचीलापन होना चाहिए। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है और उनके ऐसे उनकी ऐसी भावनाएं हैं तो उसको मतलब पूछ रहा हूं, तो इस केस में वो लचीलापन दिखा आपको सरकार का कि नहीं? कुछ तो नजर आया। नजर आया नहीं, लेकिन ये बात देखिए कि लचीलापन आना अच्छी बात है। किसी जन आंदोलन के खिलाफ अगर आप झुक जाते हैं, सरकार में हैं आप, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसके सामने? मीज़ो आंदोलन हुआ तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों का आंदोलन था, उसका नेतृत्व था। 75 में आंदोलन हुआ तो जेपी उसको लीड कर रहे थे। आंसू का आंदोलन हुआ तो छात्र लीड कर रहे थे। तो सर ये कहते हैं कि भाजपा के नेताओं के बच्चे भी जो इसमें शामिल हैं, आप कह रहे थे ना? वो तो सोशल मीडिया पे है। आपके हिसाब से इसको कौन लीड कर रहा था? इसको शुरू में लग रहा था कि सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद कौन हुआ? ऐसे लोग हुए जिनकी कोई पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है। सवाल यह है कि आप किसके सामने झुकते हैं। झुकने में सरकार झुक जाए, इसमें बुराई नहीं। भाई किसान आंदोलन जो तथाकथित था उसमें झुके ना आप, तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए था। लगा, हालांकि बहुत से लोगों को लगा, लेकिन आपने उस समय फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि अब इसके बाद हम अगर और सख्ती दिखाएंगे, जिद करेंगे, तो उसका परिणाम गलत। इस केस में झुकना ठीक नहीं था सरकार का? नहीं, ऑप्शन नहीं बचा था। सब बात तो हुई है। नहीं, आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है, कि आपको रोकना था कि ये और फैले नहीं। अच्छा सर, ये बताइए मुझे देवेंद्र जी कि बीजेपी के लोग जो हैं वो इस प्रकरण के बारे में क्या कह रहे हैं? और आपके सवाल का जवाब देने से पहले सर, एक चीज जरूर कहूँ कि जेपी के आंदोलन से इस चीज की तुलना करना, जेपी की आत्मा करा रही होगी ऊपर। नहीं, वो तो हम वैसे ही हाँ, सेक ऑफ डिस्कशन, किन परिस्थितियों में वो कब क्या था और अभी क्या है सबको पता है। जैसे पटना, यहाँ पे बैठ के आपको दिख रहा होगा कि पटना में प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, सिवान में प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। एक बार जरा वहाँ ग्राउंड पे बात कर लीजिए, कौन से लोग सड़क पे थे। सिवान के कितने लोगों को आपने सुना, उनके लोगों के बयान सुने कि हाँ पुलिस ने जो किया वो गलत किया? रैदर वो लोग ये कहते हुए आ रहे हैं कि इन सबों का इलाज होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है लोकल लेवल पे कि ये कौन से लोग हैं। बाकी आप सोशल मीडिया पे प्रोजेक्शन के हिसाब से जो कहते हैं कि हाँ ये तो स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, जी कंगना से प्रेरित लग रहे हैं। जी आप कंगना से प्रेरित लग रहे हैं। नहीं मैं सत्य से प्रेरित हूँ, वो बता रहा हूँ। अब इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ मैं, जो ही नहीं बोल रहा हूँ, जो तथ्य है उसका। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का दूसरा, दीपके के एयरपोर्ट जाने के पीछे मकसद ये था कि उनके आने से पहले एक माहौल क्रिएट इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था कि पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है। किसी तरह से वो चाह रहे थे एक मोमेंटम क्रिएट कर दें कि दबाया जा रहा है, जो कि वो नहीं हो रहा था। और बैठने के बाद कितने दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ ना, तो दिख रहा था कि भाई उनकी स्ट्रेटजी सही थी। समस्या वहाँ आई, और जो बीजेपी के लोग इस बात को बता रहे थे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के पर्टिकुलर केस को लेकर देखें तो बीजेपी के समर्थकों में भी यूजीसी के समय से जो गाइडलाइंस आई थी उसको लेके एक सेक्शन बहुत ज़्यादा नाराज़ था। ठीक, वो इतना नाराज़ था कि चाह रहा था उसी समय इनको हटाया जाए, नहीं हटाए गए। उसके बाद इनके बचाव में वो नहीं आना चाहता था मुखर तौर पर। दूसरी चीज़ हो गई जो कि पहले से हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, चाहे वो जिस मकसद से जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो जैसे आईसा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंद्रशेखर उसमें लगे हुए, आम आदमी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो शुद्ध रूप से वो पॉलिटिकल लोग थे। लेकिन बहुत ज़्यादा वो फेस इस लिहाज से नहीं बन सकते थे कि लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं जुड़ती। वहाँ पे उन्होंने स्मार्ट प्ले ये किया कि इशू छात्र, और वो चीज़ घरों में पहुँची। बीजेपी के नेता भी इस बात को कह रहे थे कि शुरू में कि हमें ये डर है कि ऐसा ना हो कि घरों में पहुँचना शुरू हो जाए। वो पहुँचा। जिन नेताओं के मैं नाम में बता रहा हूँ, जैसे अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी, जी, उत्तर प्रदेश के एक विधायक, उनका बेटा, असम के एक, हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि कैसे अमेरिका में बैठे, स्पेन में बैठे बच्चे भी इस बात को कह रहे थे कि हटाया क्यों नहीं जा रहा, हटाया क्यों नहीं जा रहा। वहाँ पर कम्युनिकेशन पूरी तरह से फैल रहा सत्ता पक्ष का, इनका, कि उसको आप काउंटर नहीं कर सके कि ये कौन लोग हैं, कौन सी चीज़ कह रहे हैं। आप इसी से समझिए कि प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। अब ये बात आपका सुनने में IT कैसी क्या लगती कर रहा है था? कि इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया और इस्तीफा नहीं हुआ। सोचिए ना, किसी को आंदोलित कर देगी ये बात। उसके डिटेल में कौन जा रहा है कि अगर एग्जाम की तारीख बढ़ गई तो एग्जाम की तारीख बढ़ने से इतने मतलब, तो बीजेपी उधर खाने मतलब बीजेपी के लोग, नेता इस्तीफे को ठीक मान रहे हैं? एकदम ये था कि एक सेक्शन, उसमें दो सेक्शन है वहाँ भी। जैसे एक सेक्शन ये है कि चलो ठीक है, हो गया, मामला तो खत्म हुआ, मामला खत्म हुआ। दूसरा सेक्शन ये है कि नहीं, हमें झुकना नहीं चाहिए था, और ऐसे लोगों के सामने खास तौर पर तब जब आप जान रहे हैं कि,
और जिस तरह से अब वो लोग डिक्टेट कर रहे हैं कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हों उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोर्ट अगर कुछ कह रहा है उस पर भी आप रिएक्शन दिखा रहे हो। ये कुछ एक सेक्शन को बुरा लग रहा है बीजेपी में, बड़ा सेक्शन है जिसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये क्यों झुक रहे हैं आप। और झुकना जैसे किसान आंदोलन, इसको सौरभ देखें ना तो किसान आंदोलन एक राज्य का मसला था, बाकी देश के किसानों में वो मसला बिल्कुल नहीं गया था। ठीक, ये ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग राज्यों में भी यूथ जुड़े हैं। और ये सोचना कि हाँ वो किसी नाराज़गी का प्रतिफल था, अगर सौरभ ऐसा होता तो कुछ महीने पहले उसी बंगाल में इलेक्शन हुआ, वो मैंडेट क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए वो मैंडेट नहीं है। ये तो एक इशू पकड़ा। देवेंद्र जी देखिए क्या है, इसको जो कहते हैं ना कि सारे जहाँ की खूब खबर अपने जहाँ से बेखबर, हम अपने आप को इतना ज़्यादा हमसे मतलब राजनीतिक रूप से सक्षम मानते हैं और चुनाव की जीत होती है और जीत बहुत बड़ी जीत होती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, तमाम चीज़ों को उसको लेकर के अपना ही आदमी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है। देखिए देश बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है, लोगों को नौकरियां चाहिए हैं और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अर्थव्यवस्था की पोजीशन वो हो सकता है उसके ग्लोबल बहुत सारे कारण हो, लेकिन लोगों को कारण नहीं चाहिए होता, लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है। और युवाओं को लेके हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे कहना कि यूपीए के समय इतनी कम नौकरी मिली, वो सब अपनी जगह तर्क सही है, तर्क संगत बात नहीं है, भावनाओं की बात आती है और भावनाओं का उसका लोगों को एक जवाब चाहिए होता है। और देखिए अभी मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं हर तरह की चीज़। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कंगना रनौत जो बयान दे रही हैं कि ये गटर जनरेशन है और ये है, क्या भाजपा उसका अधिकृत रूप से समर्थन करती है या उसे दूर होती है या एक ट्रायल बैलून होता है। एक देखिए जो पब्लिक फिगर है, एक अच्छी बहुत अच्छी वो एक एक्टर है, वो बार बार बयान दे रही है और बयान देने से मतलब क्या आप कोई ट्रायल बैलून चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं? आपको सच में लगता है कि ऐसा वो किसी से पूछ के बयान दे रही होगी? नहीं, मैं इस चीज को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। देखिए व्यवस्था में हर तरह की चीजें होती है। मैं तो देखिए पूरी फिल्म एक्टर्स के ऊपर आप थोड़ा ज्यादा गंभीरता से नहीं क्योंकि उनका देखिए रीच बहुत है। आज हम कंगना रनौत की क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, उनको दक्षिण का आदमी भी जानता है, पूर्व पश्चिम हर एक उनकी एक समाज में उनकी पोजीशन है। आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं, आप हो सकता है उनकी उड़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कंगना आप बीजेपी में उनको पॉलिटिकली थोड़ा ज्यादा वजन दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं पता, वो किसी से पूछ के नहीं लिख रही है, वो लिख रही है अपने मन से लिख रही है। वो तो आप ये कह सकते हैं इनको भाजपा से जुड़ी है, भाजपा के सांसद है, आप ये कह सकते हैं इनको बीजेपी वाले रोक क्यों नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये तो बात हो सकती है, बिल्कुल यही बात है। पहले ऐसा नहीं हुआ है, उनका पोस्ट तक डिलीट कराया गया। जब डिलीट कराया गया तो उन्होंने ये लिखा कि इनका फोन आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसके चलते मैं डिलीट करो, तो उस तरह के केस को आप क्या ही कर पाएंगे। लेकिन नहीं, आप बाकी बीजेपी को देखिए, बाकी सब चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा बीजेपी वाला, तो इस वक्त कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, किस मुद्दे पर बीजेपी के नेता बोलते हैं हमको बताइए। प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें की, बीजेपी के नेताओं का बयान दिखाइए मुझे, छोटे छोड़ दीजिए, बड़े नेताओं का बयान दिखाइए कि उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बोले हों। वो बीजेपी में एक तरह का ये भाव आ गया है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी है काम कर रहा है और फल हमको मिलेगा, तो आराम से घर बैठो, क्यों कष्ट उठाना। ये झटका जो 2024 में मिला उससे भी सबक नहीं सीखा है। अब सर हम लोग जाति कर रहे हैं क्योंकि इतने इलेक्शन उसके बाद जीते तो सबने यही कहा कि सबक सीख लिया इन्होंने। नहीं, ऐसा है, दो अलग तरह की चीज़ें हैं। मैं सबक नहीं सीखा है उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो MP MLA हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसने सबक सीखा है, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि सीटें घट गई। पार्टी से जो वैचारिक रूप से जुड़े हैं उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मतलब दोनों में अंतर करना होगा। जो लोग चुनाव लड़ते हैं या लड़े हैं, जीते हैं, उन पर ज़्यादा असर नहीं है। आप देखिए कि जो 2024 में हारने वालों में कौन सबसे ज़्यादा थे, जो सांसद थे जिनके खिलाफ जनता में नाराज़गी थी। आपने टिकट नहीं काटा, टिकट नहीं बदला, उसका नुकसान आपको हुआ। अब हार जीत का कोई एक कारण नहीं होता है, 50-100 कारण होते हैं जिनकी वजह से आप चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन एक मुद्दा बड़ा बन जाता है। तो उस समय बड़ा मुद्दा बना कि जो है 400 पार का नारा दिया, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो उसकी वजह से हार गए। अगर ये मुद्दा होता तो पूरे देश में ये मुद्दा होना चाहिए था। यूपी में यही बगल में जो है उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ?
अब आपने जो कहा था कि ये 27 तक तो कम से कम ऐसा सब कुछ वो देखते, ये तो उस पर आपका जवाब मैं लेता हूँ, लेकिन ये खड़गे साहब की बात रहेगी। खड़गे साहब ने बाकी तमाम बातों में अमित शाह को हम खींच कर लाएंगे, जनता के सामने बैठाएंगे, सारी बातें भी उन्होंने कही, काफ़ी विवाद भी हुआ। बार बार उनका कहना ये था कि गृहमंत्री क्यों नहीं आ रहे, गृहमंत्री का इस्तीफा ले प्रधानमंत्री, ये राहुल गांधी कल कह चुके थे। आज नई बात कही खड़गे साहब ने, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट से सरकार डर गई। राहुल गांधी इससे बड़ा के मजाक तो कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो 12 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा भी कर ली उन्होंने। राहुल गांधी ने कुछ दबाव बनाया था? देखिए, मेरा इसका नज़रिया थोड़ा अलग है। जब भी कोई जन आंदोलन, जन आक्रोश होता है, उसका कोई ना कोई मतलब बेनिफिशियरी होता है, और वो बेनिफिशियरी अगर आप देश की राजनीतिक स्थिति देखें तो विपक्ष होगा, और अगर ऐसा लोगों में सेंटिमेंट आता है, और विपक्ष में भी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसका 20% वोट है, और 20% वोट उसका घटा नहीं है। आप चाहे 14 का चुनाव देखें, चाहे 19 का चुनाव देखें, सीटें ज़रूर घटी हैं। तो अगर वो 20 से 25-28% पे आ गए तो वो एक रेस में आ जाएंगे, कंटेस्ट में आ जाएंगे। इस सारे प्रकरण का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल होगा, वो लॉजिकल चीज़ है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं केवल अनुमान की बात नहीं कर रहा हूं। 2008 याद कर लीजिए, मुंबई हमला, आतंकी हमला हुआ नवंबर 2008 में, और दिसंबर 2008 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस भारी बहुमत से जीती, और कुछ महीने बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। तो भाई बाय डिफॉल्ट तो बीजेपी को फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय लोग बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। क्यों? संसद पर हमला हो चुका था, उसके अलावा कांधार का हाईजैक हो चुका था, इतनी सब घटनाएं हो चुकी थी, तो लोगों को के मन में ये अनुमान है, मतलब कोई बताने तो आया नहीं कि भाई अगर इनको हटा के इनको दे देंगे सत्ता, ये कौन से तो ये कौन से बेहतर हैं। तो जब तक बात फिर वहीं आती, जब तक क्रेडिबिलिटी ना हो, आप पर भरोसा ना हो कि हम अगर इस फलां व्यक्ति को हटा रहे हैं या पार्टी को हटा रहे हैं, जो दूसरा है वो इनसे बेहतर होगा। ठीक है, सरकार के कान इस वक्त अगर खड़े हैं तो किस चीज़ को लेकर? अगर राहुल गांधी के दबाव के इस चलते, अगर सौरभ आप मानते हैं ना, तो राहुल गांधी अगर इस्तीफा की मांग करते रहते तो धर्मेंद्र प्रधान बने रहते, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल अपोनेंट के हिसाब से हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये समझ में आता है कि नहीं, क्यों आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर जैसे लोग पीछे खड़े थे इस प्रोटेस्ट के, इसलिए कि जैसे वो फेस पे आते फिर उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती। तो राहुल गांधी के केस में वही होता, अगर वो लगातार दबाव बनाए रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, सरकार के सामने अगर आप देखें तो अब जो फीडबैक इन लोगों को मिल रहा है कि किसानों को लेकर वो एक प्रोटेस्ट करने की तैयारी होगी, और जैसे यूएस के साथ ट्रेड डील होगा उसके बाद उसकी तैयारी चल रही है। और मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा, जो हमें पता चला सोर्सेज से, वहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे मुख्यमंत्री को लेकर ये एक तरह से फटकार ही लगाई कि कैसे ऐसे हो रहा है और क्यों नहीं आपने इसको हैंडल करो, जो मानना है मानो और हैंडल करो। वो उनकी जो जेन्युइन मांग थी किसानों की, वो तो सीधे मूंग दाल खरीद की बात कर रहे थे, तो वो तो हो ही जाना चाहिए था। तो सरकार ये मानकर चल रही है कि किसानों को लेकर ट्रेड डील के बाद अगला मोर्चा आएगा करेंगे, और इसीलिए वो अभी से अपने सांसदों को बता रही है कि ट्रेड डील के क्या क्या फायदे हैं, किसानों के लिए क्या सेफगार्ड्स है, आप लोगों के बीच आपको क्या लगता है किस किस रूप में आ सकती है ये चुनौती सरकार के सामने? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का सारा जिम्मा केवल प्रधानमंत्री के पास है। बीजेपी के अपने भाई ये आंदोलन हुआ, आपको एबीवीपी के का कोई व्यक्ति दिखाई दिया? एक बयान भी देता हुआ दिखाई दिया? वो तो खुश हैं, इस्तीफा हो गया। भाई देश का सबसे बड़ा जो है छात्र संगठन है, और छात्रों का आंदोलन हो रहा है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो मैंने इंस्टाग्राम का उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री को आना पड़ा, तो आईटी सेल किस लिए है? ठीक है, तो सब आप अच्छा करें बुरा करें, दोनों हालत में आपको कम्युनिकेशन स्थापित करना नहीं, होगा। मुझे लगता है लेसन्स फॉर बीजेपी, कम्युनिकेशन का कोई इसमें दोष उस तरह का नहीं है। देखिए, जो ठोस चीज़ें हैं, अब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, युवाओं को एक बड़ा तबका है, और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी समय से ये समस्या चल रही है, वो उसका लोगों को नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद थी कि ये चीज़ें होंगी। जिस तरह की अर्थव्यवस्था के मामले हैं, मैं उसका बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन लोगों में एक बेचैनी है। जो कारोबारी के लोग हैं, जो बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, कोई कुछ नहीं। आप शेयर मार्केट देखिए, लोगों को उम्मीद थी नरेंद्र मोदी आएंगे तो मतलब अठन्नी उछालेंगे तो रुपया गिरेगा, यहाँ तो अठन्नी उछाली तो चवन्नी भी नहीं मिल रही। तो ये चीजें हैं, नहीं उसके ग्लोबल कारण हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बेचैनी है लोगों में। देखिए, जिनको पैलेट गन जिन 3 लोगों को लगने की बात कही जा रही है ना जी, उनमें से एक जो हैं वो गुड़गांव में एमबीए करके अच्छी नौकरी कर रहे थे, और वो आए थे प्रोटेस्ट में, अच्छी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं वो, इस्माइल शेख शायद नाम है उनका।
तो मसला सिर्फ वो नहीं था कि एनीवे आपको लगता है कम्युनिकेशन नहीं डिलीवरी का मामला है? डिलीवरी का मामला 100%, बैक टू बेसिक्स। हम जितनी चर्चा कर रहे हैं सरकार इससे कई बड़े स्तर पर सारी चीज़ें देख रही होगी, कर रही हो, देख रही होगी मूल्यांकन क्या कमी रह गई, क्या और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए आपका। ऐसा बहुत धन्यवाद आपका भी। देवेंद्र बहुत शुक्रिया।